12 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत की सरजमी पर कदम रखा है। बिलावल भुट्टो ने गोवा में एससीओ समिट के लिए कराची से उड़ान भरी और चलते चलते उन्होंने कहा, मैं उन देशों से द्विपक्षीय मुलाकात की उम्मीद कर रहा हूं जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। यानी भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी हसरतें बता दी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 1-to-1 करने का बड़ा मन है। पिछले 7 साल से भारत पाकिस्तान में कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि भारत की विदेश नीति एकदम क्लियर है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। विदेश मंत्री की चीन और रूस के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय मुलाकातें पहले से फिक्स थी। थोड़ी देर पहले ये दोनों मुलाकातें हो भी गई हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो को अलग से टाइम देने का एस जयशंकर का कोई इरादा नहीं दिखता। एस जयशंकर 5 दिन पहले दोहरा भी चुके हैं कि पाकिस्तान को लेकर उनकी नीति यानी भारत देश की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। तो फिर बड़ा सवाल है कि बिलावल एससीओ में करने क्या आए हैं। शंघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तान के पास सहयोग करने के लिए क्या है? क्या वो पाकिस्तान में आतंकी की फैक्ट्रियां बंद करने का प्रॉमिस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की दुकानदारी ही इसी से चलती है। क्या कश्मीर में साजिशें बंद करने का वादा कर पाएगा? क्योंकि कश्मीर में ये साजिशें रुकी नहीं है। पिछले 24 घंटे में भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है और बीते दिनों पुंछ में सेना के ट्रक पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। ये वो ट्रक था जो रोजा इफ्तार का सामान वहां पर लेकर जा रहा था अपने मुसलमान शहरियों को देने के लिए। देखिए, रमजान में जो है ये हमला होता है जिसके पीछे पाकिस्तान होता है। तो फिर पाकिस्तान के पास देने को क्या है और वो क्या लेकर आएगा? एक पुराना गाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। यही पाकिस्तान की कहानी है। मेरा जाना ये वाज़े पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। The point, really the bottom line on this issue is that it is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. Forward to engaging bilaterally उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। They have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का सीएफएम है वो बहुत ही कामयाब होगा। खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। क्या पाकिस्तान की यही कहानी होने वाली है? बड़ी बहस करेंगे। ताल ठोके में ठोकेंगे ताल, और मेरे साथ ताल ठोकने के लिए भारत की तरफ से जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जफर इस्लाम साहब, जो डिप्लोमेसी और बिजनेस का जो ताल्लुकात होता है उसको बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, करगिल वार के हीरो रहे हैं। साथ ही साथ मेरे साथ हैदर हयात साहब है जो कि एक रक्षा विशेषज्ञ है, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इरशाद अहमद खान साहब है, नेता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके। इरशाद साहब, जब 2 देशों के बीच मुलाकात होती है तो देने वाला कुछ देता है, लेने वाला कुछ लेता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिलावल क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। बिलावल साहब एक मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए हैं ताकि खित्ते में अमन हो जाए। ये शब्द मोहब्बत शब्द आप पर शोभा नहीं देता ना। पाकिस्तान इरशाद साहब, मोहब्बत आप पर शोभा नहीं देता। बुरा वक्त आए, अल्लाह ना करे कि वो बुरा वक्त आए कि आपसे कुछ मांगे हम। आप तो वो लोग हैं जो बगल में छुरी मुंह में पूरी दुनिया भीख नहीं दे रही, आप हमसे क्या मांगेंगे? हमने तो अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं आपके लिए। हम भीख देने वालों में, लेने वालों में से नहीं है, ये याद रखिएगा बात इंशाल्लाह। और इस सदी का सबसे बड़ा जोक सुना है इरशाद साहब कि हम भीख देने वालों से में, देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं। ना मैं ऐसी बात कभी पसंद करता हूँ करना। तो दूसरी बात यह है, आप दीपक जी जरा थोड़ा सा ये देखिए, हम अगर आपके घर में मेहमान, मेरे घर में कोई मेहमान है, मैं उसको इज्जत देता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। लेकिन मेरा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से हिंदुस्तान जाने की तैयारी कर रही और पहुंच गए, आप उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं पूरे चैनल्स आपके। ना कि आपको चाहिए ये था कि अगर एक पड़ोसी अच्छा प्यार का पैगाम लेकर के आपके मुल्क में आया, आप भी मोहब्बत का बदला मोहब्बत से दीजिए, ना कि जहर उगलिए, ना कि आप ऐसी बातें कीजिए कि आतंक और आतंकी से नीचे उतर नहीं रहे आप।
आप अपना ट्रक जो कि फौजी आपने खुद मारे थे ताकि बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान ना आए, वो हिंदुस्तान पहुंच गए, आपका वो प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया और आज भी वही राग अलाप रहे हैं आपके जी, वो अफ्तारी लेकर के जा रहे थे और मुसलमानों अच्छा, के तो दुश्मन है अच्छा ठीक है। आप अकलियतों के तो दुश्मन है, अकलियत को तो जीना दोवर किया हुआ है आपने हिंदुस्तान में, किसी को जीने दे रहे हैं? देखिए हमारे जफर इस्लाम साहब, बताइए क्या भारत में पाकिस्तान में तो आटा नहीं मिल रहा है, वहां के आम आदमी को आटे के लिए लगभग 37 लोग मर गए हैं, ये भी एक हकीकत है। ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम जो है अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे पाते, इनको नहीं पता, हकीकत नहीं पता। जफर साहब बता दीजिए। हकीकत मालूम है, आप सुनना नहीं चाहते हैं। अरशाद अहमद खान साहब, देखिए आज अगर आप जो भी कुछ कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को किसी तरह से डिफेंड करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे। किन हकीकतों को आप छुपा के रखेंगे? अरे एक मिनट सुनिए, एक मिनट बात बीच में मत बोलिए, मैंने आपके अरे एक मिनट सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात, मैंने बीच में तो आपको टोकन, अरे भाई मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया, हैव सम डिसेंसी, हैव सम डिसेंसी, आई डिडंट इंटरप्ट यू, आप मेरी बात सुने। मैं नहीं, सुनिए आप परेशान हो रहे हैं। देखिए दुनिया में तस्वीर जो है पाकिस्तान की, कोई हमने तो नहीं उठा के ला के रखी है, पाकिस्तान की तस्वीर पाकिस्तान से ही ट्विटर पे आती है, पाकिस्तान के ही बहुत सारे जिनको आप इज्जतदार पॉलिटिशियन कहते हैं उनके ट्विटर हैंडल पे मैं आपको 10-12 भेज दूंगा जी न्यूज़ के द्वारा, जहां आप देखिएगा कि लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं। उनको जैसे रमज़ान में ज़कात दिया था, ज़कात से बढ़ के कुछ होता होगा वो भी दिया जा रहा, भिखारी को जैसे देते वैसे भी उस पर भी लोगों की मौत हो रही है। तो ये हम नहीं कह रहे, आपके लोग कह रहे हैं। भाई हमें क्या है, आप जिस तरह से रह रहे हैं, लेकिन आपको आज हिंदुस्तान के लिए देने के लिए कुछ नहीं है एक्सेप्ट टेररिज्म। आपने सोचा वो जो आपकी पॉलिसी रही है कि आप हमसे लड़ नहीं, हमारे पॉलिसी रही कि हमसे तो लड़ नहीं सकते आप कमजोर मुल्क है, छोटा मुल्क है, बहुत आपके अंदरूनी ताकत जो है, लेकिन आप कटोरे लेके अमेरिका या चाइना के पास, सुनिए अरे बीच मत बोलिए, जब आपका समय आएगा, वक्त आएगा, बोल लीजिएगा, मैं सुनूंगा आपकी बात को। अमेरिका या आप चाइना जाएंगे कटोरे लेके पैसों से कुछ भीख मांगने के लिए, वो भी मिलता नहीं। आज पाकिस्तान की हालत अभी मैं देख रहा था, आपसे बात करते करते आपके वहाँ पुराने वज़ीर आज़म ने दिया इन्फ्लेशन का एक ट्वीट किया है, उसमें दिखाया है कि 10 में से 9 लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी खस्ता हालत में है पाकिस्तान। एक आदमी कह रहा है 9 में 90% कह रहे हैं कि खस्ता हालत में पाकिस्तान, बहुत ही बुरी हालत में पाकिस्तान के बारे में। और ये पाकिस्तान इस हालत में क्यों आया, इसके बारे में गौर करने का हमने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है और आपका मुल्क पीछे आ रहा है। क्यों? इसलिए कि आपने टेररिज्म का रास्ता और हमने मॉडर्नाइजेशन का रास्ता चुना, हमने डेवलपमेंट आगे बढ़ने का रास्ता चुना, हमने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। आपने क्या दिया? आतंकवाद को बढ़ाओ, मदरसा खोलो, उसमें आप कहीं ना कहीं ब्रेन जो है उसको वॉश करो और हाथ में बंदूक थमा दो, बच्चों को जाके मार दो, वहीं अपने घर में ही स्कूल जाते हुए बच्चों को मार दो। उसके लिए हमें तकलीफ होती है, छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को जब आपके जो दहशतगर्द लोग मारते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती, लेकिन दुनिया देखती है दहशतगर्द हम पीस लविंग कंट्री हैं। आप न्यूज़ हम मारते हैं। अरे पैसे आप क्या लेके आएंगे, वो क्या पैगाम लेके आएंगे? सुनिए, अरे भाई कलभूषण को मैंने पकड़ा, अच्छा आप क्या बात करते हैं? आपके आतंकी, अरे भाई आपके जो आपने जिसको मारा, सुनिए जिसने, सुनिए एक मिनट बीच में हैदर साहब सुन लीजिए, अहमद खान साहब, जफर जी कंक्लूड करिए प्लीज। अरे बीच में मत बोलिए ना, मैं बीच में नहीं बोल रहा। आपके जो आर्मी के बच्चों को मारा था, अरे एक मिनट सुन लिया, आप जवाब दे दीजिएगा। अपने आर्मी के बच्चों को पूरी दुनिया ने देखा मारा, और उसको जो आपने मार के गिराया वो कौन था? कोई हिंदुस्तान से गया हुआ आदमी था, अमेरिका से गया हुआ था, चाइना से गया हुआ था, कोई यूरोप से गया हुआ था? अरे भाई वो आपके ही में, आप में से कोई आपके ही कुछ लोग थे जिन्होंने दहशतगर्दी को चुना है आपके स्टेट पे सपोर्ट से। और उसके बाद अच्छा दहशतगर्दी आप करें, दुनिया में दहशतगर्द आप माने जाते हैं और ठेकरा हम पे फोड़ना चाहते हैं। अरे भाई पाकिस्तान पे अरशाद अहमद साहब, देखिए आपके मुल्क की हालत ऐसी है ना, तो अच्छा देखिए आज आपके मुल्क की हालत कैसे है, बात करते हो आप लोग। नहीं ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे मानता है, नहीं सुप्रीम कोर्ट के, अरे वजीर खारजा तो
बात ये है कि कुछ तो अच्छा अच्छा सुने, वजीर खारजा को तो छोड़िए, वो आए हमारे यहाँ पर कोई भी आता है मेहमान नवाजी करते हम करेंगे, लेकिन ये बताइए, लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अरे भाई हम अच्छा सुनने को तैयार नहीं। आप सिर्फ दहशतगर्दी के अलावा कुछ आपको पता है? आज पाकिस्तान किस तरह से FATF में, पाकिस्तान में IMF की फंडिंग नहीं हो रही है, पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तान के जो ऑपोजिशन लीडर उनको मारा जा रहा है, पाकिस्तान में जो वहाँ लीडर्स हैं उनको। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इरशाद साहब लगातार रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज, इरशाद साहब रनिंग कमेंट्री नहीं, मैं सबको मौका देता हूँ और पूरा मौका देता हूँ, लेकिन इरशाद साहब को नहीं फर्क पड़ेगा। उनके लिए ओसामा बिन लादेन, इरशाद साहब कह चुके मेरे शो में कि ओसामा बिन लादेन को तो शहीद कर दिया था, जो खूंखार थे। ये कहा था ना इरशाद साहब आपने कि ओसामा बिन लादेन तो शहीद है। देखें, जो मुसलमान नाजायज मारा जाएगा वो शहीद होगा। अच्छा, शहीद, ठीक है, ओसामा बिन लादेन शहीद है, ठीक है, शहीद है। मैं सीधे आरजू काज़मी के पास चलता हूँ। आरजू काज़मी, डिप्लोमेसी में पूछा जाता है क्या लेकर आओ है, क्या लेकर आए हैं और क्या देकर जाएंगे। क्या लेकर आए हैं बिलावल भुट्टो जी, मुझे बताइए, कुछ देने के लिए है आपके पास? बिल्कुल, देखें, बिल्कुल टर्म्स जो हैं वो बेहतर होने चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के, और मेरा ख्याल है एक अच्छी उम्मीद लेकर गए हैं और बातचीत होनी चाहिए। आप जैसे लोग कहते ही हैं कि आप अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, तो इसी तरह से पाकिस्तान भारत के साथ है और ये बात ना तो पाकिस्तान बदल सकता है और ना ही भारत, तो बिल्कुल बातचीत का रास्ता हमने तो एक नेबर बदल दिया, वो पाकिस्तान होता था, पूर्वी पाकिस्तान, हमने बांग्लादेश बना दिया उसको, आपको पता है आरजू? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कोई बात नहीं, बांग्लादेश बन गया भाई। कंट्रीज में फर्क होता है सर, इंडिविजुअल और कंट्रीज में फर्क होता है। मुल्क इस तरह नहीं चला करते, जितना मर्जी टेंशन हो, बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही होती है और सामने से भी बात की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर बिलावल भुट्टो जरदारी गए हैं तो कुछ अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। आई होप कि वो जाकर कश्मीर नहीं करेंगे, उसके अलावा कोई बात करेंगे और कोई बेहतर बात करेंगे, जिससे कि उनके पहले दिए हुए जो स्टेटमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ या डॉक्टर जयशंकर के खिलाफ या उनके बारे में जो उन्होंने गलत कहा था, उस चीज को लोग थोड़ा पीछे की तरफ ले जा सकें और कोई अच्छी बात करें जिससे दोनों कंट्री के लोगों को फायदा हो। इसकी हम उम्मीद कर रहे हैं और यही हम चाहते हैं। ठीक है, आपने एक पॉजिटिव नोट पे बात कही, अब मैं आपको ले चलता हूं। जो टिप्पणी उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में की थी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के बारे में, जो एस जयशंकर के बारे में की थी, मैं सीधे जो PPP के नेता है उनकी पार्टी के राजा अमार तुर्क साहब के पास चलता हूँ। राजा साहब, मुझे बताइए कि क्या एक सेंसिबल पॉलिटिशियन जो आज फॉरेन मिनिस्टर है, उसको इस तरह की टिप्पणियां अपने पड़ोसी मुल्क के नेताओं के बारे में करनी चाहिए थी? बताइए मुझे। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आएंगे तो मिल के आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने प्रोग्राम में बुलाया और यहाँ पर मुझे अपनी राय देने का मौका दिया। बिलावल भुट्टो साहब जो दौरा करने जा रहे हैं इंडिया का, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में पहुंच गए हैं, लेकिन जो मैं इंडिया की मीडिया चैनल्स की तरफ से प्रोपेगेंडा देख रहा हूँ, मैं बड़ा क्लियर आपको वर्जन दूंगा और वो क्लियर वर्जन ये है कि अगर तो बिलावल भुट्टो साहब को आप जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का उस नवासा होने की नजर से देख रहे हैं कि वो जो बयान भुट्टो साहब ने दिया था कि इंसान हूँ, गलती तो कर सकता हूँ, लेकिन कश्मीर के मामले पर नींद में भी गलती नहीं कर सकता, तो अगर उस पैराए में आप देख रहे हैं, फिर तो बड़ा मुश्किल होगा कि बिलावल भुट्टो साहब को आप दिल से एक्सेप्ट करें। और अगर ये पुरानी बातें कि बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में, या बिलावल भुट्टो साहब ने इससे पहले क्या बयान दिया था, तो कोई अच्छे बयान इंडिया की तरफ से भी नहीं आए थे। लेकिन आज अगर हम एक अच्छी रास्ते की तरफ जा रहे हैं, कुछ हालात बेहतर होने जा रहे हैं और दो ऐसे हमसायों के नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है। भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। और चलिए हम बातचीत भी करें, आपके पास देने के लिए है क्या साहब? और इंडिया की बात होती है तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम ही लगाते हैं, आप हमारे ऊपर लगाते हैं, हम आपके ऊपर लगाते हैं। कुछ वाकयात और कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रूव हो चुकी हैं। अच्छा चलिए, मैं सबको भूल जाता हूँ, मैं सब चीजों को भूल जाता हूँ, पूरे पैनल को दिखाइए। मैं अभी इस बात मान लेता हूँ कि चलिए सब कुछ ठीक है, हमारे बीच बातचीत शुरू होनी चाहिए, मान लिया मैंने आपकी बात, आपने भी मान लिया कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, आपने इस बात को मान लिया, मान लीजिए। मुझे बताइए, डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में लेना देना होता है, ट्रेड होता है, कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, पाकिस्तान के पास इस वक्त भारत को देने के लिए क्या है? लेने देने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अच्छा, चीजें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी, कुछ चीजें हैं
जो हमें माननी पड़ेंगी। हमें अपने दिलों को भी साफ करना पड़ेगा, हमें स्पेस भी झूठे और खाली दावे के अलावा वो स्पेस हम क्रिएट करेंगे। अच्छा। उस स्पेस के बाद जो है हम जो है ना एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ, अरे इरशाद साहब बोलिए कुछ, अभी आप चुप रह रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, आपके हमदर्द बोल रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे, खाना बोल रहे हैं हमसे मिलता जुलता है। अरे साहब आप हमसे ही अलग हुए हैं, किसके आधार पर हुए? नफरत के आधार पर, कि भाई दो मजहब साथ नहीं रह सकते, हमको नहीं रहना हिंदुओं के साथ, वरना तो आप हमारा ही हिस्सा थे। क्या वो नफरत छोड़ देंगे जिस आधार पे आपने मुल्क बनवाया? क्या पाकिस्तान उसको छोड़ने के लिए राजी है? बताइए। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के बराबर या उससे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, आपको पता है बात? आपके पास सिख भी रहते हैं जी, आप सिखों के साथ क्या कर रहे हैं जी? पता है मुझे, सिख रहते हैं हमारे यहाँ, जैन रहते हैं हमारे यहाँ, बौद्ध रहते हैं हमारे यहाँ, ईसाई रहते हैं हमारे यहाँ, एसटी रहते हैं हमारे यहाँ, एससी रहते हैं हमारे यहाँ, पूरा एक रेनबो है। रजा साहब, मैं सिर्फ ये बता दूं कि आपने वो नफरत छोड़ दी है जो जिसके आधार पर आपने 75 साल पहले पाकिस्तान मांगा था। आप पूछ लें, आप मिनॉरिटी से पूछे पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान में किस आजादी से रह रहे हैं। आप पूछे यहाँ के चीफ जस्टिस एक जो है ना राना। अच्छा आरजू बताएंगे, आरजू किस आजादी से रह रही है? बताइए। आरजू बहुत आजादी से रह रही है। सब आजादी से रह रही है जी। नहीं, आरजू से पूछ लेते हैं, आरजू आजादी से रह रही है? आई एम नॉट फ्रॉम द माइनॉरिटी। मजे कर रहे हैं आरजू इस्लामाबाद में। मैं माइनॉरिटी से नहीं हूँ। नहीं आरजू, आपके वीडियो बहुत वायरल होते रहते हैं कि आप शिया हैं, आपको जो है सामान लेने में दिक्कत आती है, आपको बाकी चीजों में दिक्कत आती है, तो ये भी हकीकत बता दीजिए ना। ऐसा नहीं कहा, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे कोई सामान लेने में दिक्कत आती है। मैं बाकी की माइनॉरिटीज की बात करती हूँ, जो हिंदू या सिख कम्युनिटी या क्रिश्चियंस जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको ज़रूर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनके साथ ज़रूर गलत हो रहा होता है, उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, मैं उस पे बात कर रही होती हूँ। बाकी शिया कम्युनिटी हो गई या मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ हिंदू कम्युनिटी को प्रॉब्लम है, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है और उसके बाद उनके रिलीजन भी चेंज करवाए जाते हैं। ये इशू पाकिस्तान में है और इसको मैं बार बार हाईलाइट करती हूँ और करती रहूंगी जब तक कि ये चीज़ यहाँ पर ठीक नहीं की जाती। ठीक है, अब रजा उमार तुम बताइए, ये आरजू काटनी आपके देश की कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, आपके देश की पत्रकार कह रही है। भाई पूरे पैनल को दिखा दीजिए ना थोड़ा। ये कह रही है कि भाई आप माइनॉरिटीज को परेशान करते हैं और लेक्चर हमें देते हैं। नहीं, मेरा नाम भी ठीक ले लें, राजा अमार, रजा अमार नहीं, राजा अमार। अच्छा राजा अमार साहब, राजा आदमी है सर आप तो। राजा अमार मेरी कास्ट है जी, राजा। अच्छा ये जो हमारी बहन बात कर रही है आरजू काजमी साहिबा, ये तो काजमी सदात है। इनको अगर कोई यहाँ पे अगर कोई इशू पाकिस्तान में आ रहा है तो जो शिया सुन्नी से रिलेटेड है, तो वो हमारा इंटरनल इशू है जी। वो हम आपके प्लेटफॉर्म पर बैठ के नहीं डिस्कस करेंगे, वो हम आपस में कर लेंगे। ये हमारी बहनें बेटियां हैं, हम आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना जानते हैं। जहां तक कि क्रिश्चियंस की बात है, देखें यहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियन का मसला नहीं है, यहाँ पर मुसलमान को भी अपने राइट्स लेने में मसला जो मुस्लिम। अच्छा मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में अहमदियाओं की मस्जिदों को क्यों तोड़ा जाता है? राजा साहब ये भी बता दीजिए मुझे थोड़ा सा। वो अहमदियाओं की मस्जिद को तोड़ने का कराची में एक फुटेज अभी वायरल हुआ था, ये भी बता दीजिए मुझे। आपको हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता है, आपके यहाँ जो अहमदियाओं को मारा जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? राजा साहब बताइए। कराची का कौन सा चर्च डिमोलिश हुआ जी, आप मुझे वो बताइए। सर मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ, अहमदियाओं की मस्जिद। अभी मैं चला देता हूँ वायरल वीडियो, क्या है उसमें? देखें जी, वो तो एक नजरिया है, सीधी बात है, नजरिया है। देखिए अरे वाह। अच्छा मस्जिद में किसकी इबादत होती है बताइए? जो अहमदियाओं की मस्जिद आप तोड़ते हैं, किसकी इबादत होती है मस्जिद के अंदर? ये तो बड़ा क्लियर है जी, एमडी कम्युनिटी। मुझे जरा 10 सेकंड दीजिए ना दीपक भाई। ठीक है जफर भाई बताइए। आरजू ने बोला कि हाँ हमारे यहाँ माइनॉरिटी को परेशान किया जाता है। आरजू साफ कह रही है, सहाफी यानी पत्रकार के तौर पर। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बताइए माइनॉरिटीज की क्या हालत है इस देश में। इस देश में राष्ट्रपति माइनॉरिटी से बना, इस देश में माइनॉरिटी से प्रधानमंत्री बना, इस देश में माइनॉरिटी से वाइस प्रेसिडेंट बना। आपके यहाँ कौन बना ये पूछूंगा मैं आपसे, डॉक्टर जफर इस्लाम साहब। 5% 10% मसाइल होंगे, लेकिन आपसे देखिए मैं तो अरे एक मिनट सुन लीजिए आप। राजा साहब सुन लीजिए, मैंने आपको मौका दिया, सुन लीजिए अरे तुर्क साहब जी। देखिए मैंने किसी के बीच में टीका टिप्पणी नहीं की, हमने कोई भी बीच में किसी को टोका नहीं। लेकिन इरशाद अहमद खान साहब जो है उनको अभी मेरे ख्याल से सुना ही दिया होगा कि जो आरजू जी कह रही थी, आरजू जी ने कुछ हमारे देश के बारे में नहीं, आपके जिस देश में आप बसते हैं
और वहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी हैं आप, और वो कहानी आप और आज सरकार में भी हैं, और आपके सरकार के बारे में बता रहे थे। मैंने तो ट्विटर में कुछ हैंडल्स खोल के रखे थे जो आपके देश से आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब जिंदा मिसाल यही मिल गया, आरजू जी ने बिल्कुल सच्चाई के साथ कहा है, और इसी की लड़ाई है आपके साथ कि आप हकीकत को पहचानने से इनकार करते हैं। दहशतगर्दी हो रही है आपके यहाँ, लेकिन आप मानने से इनकार करके बल्कि और उसको प्रोत्साहन देते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वही अगर टेररिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करें तो कहाँ टेररिज्म कंट्रोल होगा। आप दूसरे पर नज़र रखने के बजाय अपने गरिमा में झांक के देखें कि पाकिस्तान एक देश कैसा देश है। आज आप बाहर यहाँ से निकलिए, यहाँ तो टीवी में आपको जगह मिला, आगे आपको किसी बस में बैठने को जगह भी नहीं दूसरी दुनिया में दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी डर लग रहा है कहीं कुछ हथियार लेकर नहीं आया हो, कोई बम ब्लास्ट ना कर दे। ऐसी हैसियत आपकी बन गई है। इसमें अफसोस के साथ कह रहा हूँ, अरे हमने देखा भाई पाकिस्तान में हम पूरे दुनिया सफर करते हैं, पाकिस्तानियों को देखते हैं। आज मैं आपको कह सकता हूं कि 20 सालों में 85 के 1985 के बाद जब से ज़ियाउल हक ने टेररिज्म का रास्ता पकड़ा तब से पाकिस्तान सिर्फ खाई की तरफ जा रहा है। आप अपने आप को खुश करने के लिए कह दिए, लेकिन आरजू जो है उन्होंने हकीकत आपको एक आईना दिखाया है, आपको एक थप्पड़ मार के आईना दिखाया, उसको समझिए, ये हकीकत है, आपको समझना चाहिए। आप आईना देखिए, ठीक है, थोड़ा सेंसिबल डिस्कशन की तरफ जाते हैं। मैं सीधे हैदर हयात साहब के पास जाता हूँ। हैदर हयात साहब, आप डिप्लोमेसी भी समझते हैं, आप डिफेंस भी समझते हैं, आप तो चाइना के दबाव में आए, रशिया के दबाव में आए, आपको पता है क्या सिचुएशन है अभी आपकी। इतने साइडलाइन आप हो चुके हैं, उसके बावजूद बिलावल भुट्टो नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर एक्ट करने वाली जो बात है, ना तो आपकी सरकार उसको फॉलो कर रही है, ना उस पर ध्यान दे रही है, फिर कैसे आप बातचीत की उम्मीद लगाए बैठे हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दीपक। पहली चीज तो ये कि ना हम चाइना के प्रेशर में यहाँ पर आए हैं, ना हम रशिया के प्रेशर में यहाँ पर आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बहुत अरसा पहले ही बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके थे कि हम कोशिश करेंगे कि हर डिप्लोमेटिक फोरम को अटेंड करें ताकि कोई वैक्यूम क्रिएट ना हो हमारी एब्सेंस से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफी देर से इंडियन चैनल्स, इनफैक्ट जब से बिलावल साहब ने अनाउंस किया है कि वो जाएंगे, बहुत से प्रोपेगेंडास हुए हैं, बड़ी कोशिश भी की, इवन इंडियन आर्मी ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी बिलावल साहब के भारत आने को बड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल वो नाकाम रहे। बिलावल साहब इस वक्त गोवा में मौजूद हैं, और ये कम से कम एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि किसी डिप्लोमेटिक फोरम को इस तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए। जहां तक आपकी बात है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी माजी के अंदर वाकईतन बहुत बेहतर नहीं रही। हमारी डायरेक्शन जो थी, जो होनी चाहिए थी, वो नहीं रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे फॉरेन ऑफिस में बड़े कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं जो हालात की नज़ाकत को समझते हैं और मुस्तकबिल में चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगे। जो ज़रूरत भी है, हमें आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है। और बिलावल साहब जिस तरीके से बैक टू बैक फॉरेन विजिट्स कर रहे हैं, उनके बहुत सी जगह पर अच्छे रिजल्ट्स भी पाकिस्तान को देखने को मिले हैं, जो पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। तीसरी चीज़ जो बार बार ये जो आप लोग बात करें कि बिलावल साहब भारत से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भारत से बातचीत, हम कोई भारत से बातचीत के लिए मरे तो जा नहीं रहे। मतलब भारत ने नहीं करनी बातचीत, ना करे भारत, ये भारत की अपनी जवाबदीद है, भारत की मर्जी है, उसने बात करनी है। हम देखेंगे कि हमने बातचीत करनी है कि नहीं। हमने बात करनी है तो भारत का फैसला होगा कि उसको पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या कब करनी चाहिए। चौथा ये कि बातचीत किसी एक के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर नहीं होगी, बातचीत सबकी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होगी। अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत है तो वो अकेले भारत की डिक्टेशन या भारत की टर्म्स के ऊपर नहीं होगी, उसमें पाकिस्तान की भी टर्म्स होंगी, पाकिस्तान भी बताएगा ये होगा तो हम बातचीत करेंगे। एक चीज जानना चाहता हूं, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरी जिंदगी उन्होंने फॉरेन सर्विस में गुजार दी। आपके बिलावल भुट्टो साहब, आप उम्मीद करते हैं बिलावल भुट्टो साहब से कि वो देशों से रिश्ते सुधार पाएंगे जहां पे कौमा फुल स्टॉप वो अपने उन नेताओं के खिलाफ ही व्यक्तिगत बयान देते हैं, ऐसे बयान देते हैं जो बिलो द बेल्ट हो? हैदर हयात साहब, क्या बिलावल भुट्टो नहीं होते? क्या बिलावल भुट्टो नहीं होते तो क्या वो एस जयशंकर के इंटर्न रहने के भी काबिल थे? बहुत सम्मान के साथ पूछ रहा हूं। देखिए मेरी बात सुने, बिलावल भुट्टो साहब एक पॉलिटिकल आदमी है। वो पाकिस्तान में इलेक्शन जीतकर कौमी असेंबली के रुकन बने और उसके बाद उनकी पार्टी जब इक्तदार में आई, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, जो एक तरीकाकार है
जो तमाम चीजें एज फॉरेन मिनिस्टर जो चाहिए थी उन सब के ऊपर पूरा उतरे तो बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। बाकी जहां तक बात है आपकी जयशंकर साहब की, जयशंकर साहब नो डाउट बहुत अच्छे बीइंग एन ऑफिसर ऑफ फॉरेन सर्विसेज ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा। यकीनी तौर पर जो भारत की गवर्नमेंट ने उनको एज फॉरेन मिनिस्टर जो है जिम्मेदारियां संभालने का मौका दिया है और वो भारत के लिए अच्छा कर भी रहे होंगे। मेरी ख्वाहिश भी है कि वो मजीद अच्छा करें। लेकिन अगर आप ये कहें जी कि बिलावल साहब का इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो बिलावल साहब के दादा जो है वो भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। बिलावल साहब पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन है और इनकी फैमिली जो है वो बड़े अरसे से मुल्क की सियासी मामलात को देख रही है और सियासी मामलात का बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक फॉरेन रिलेशंस के साथ भी है। मैं सीधे जनरल सिन्हा साहब के पास चलता हूँ। जनरल सिन्हा साहब में एक क्यूरियस उसके तौर पर, एक ऑब्जर्वर के तौर पर एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। एक तरफ डॉक्टर एस जयशंकर और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो, मैच है कोई? जय हिंद दीपक साहब। देखिए, आप यदि मैच करेंगे एक मैं कुछ बात कहूँगा इस चैनल के ऊपर में, तो वो डिफरेंस मैं आपको मोटे तौर पे बताता हूँ, तो आप खुद डिफरेंस कर लें और जो सुन रही है आम जनता कर ले। देखिए, बिलावल साहब क्या हैं? बिलावल साहब उस नवाजे की बात करते हैं, बोलते हैं उनके नवासे थे भुट्टो साहब, जिनको सूली पे चढ़ा दिया वहाँ के लोगों के, उनके मदर थी जो हर सुबह वो आप देखिए 34 साल के ये हैं। ये देखिए इनकी तुलना, और मैं आपने कहा जयशंकर साहब से करता हूँ। ये आप 2021 की बात है, इन्होंने क्या कहा, आपने कहा शायद उसको दिखाया नहीं। इन्होंने जब कहा कि उन्होंने उसामा बिन लादेन से हमारे प्राइम मिनिस्टर की तुलना कर ली, और जयशंकर साहब की क्या तुलना उन्होंने की उसको आपको पता ही है। उसके बाद तमाचा कहाँ पड़ा? तमाचा पड़ा विश्व के फोरम में दीपक साहब, जबकि कोई इनको एंट्री तक नहीं देता है। क्योंकि देखिए, आपने कहा ना कि बिलावल और जयशंकर का आज जयशंकर के डंके बजते हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एक स्ट्रैटेजी है कि हम अब ऑटोनॉमी है, हमारी स्वतंत्रता है, हम किसके साथ कैसा व्यवहार करें। इसी एससीओ के दौरान यदि वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से 2 बात करते हैं, क्विंक्वांग से और सर्गे लाव्रोव से बात करते हैं, और उनको बताते हैं कि आपका जो हमारा एलएसी के ऊपर में है, दैट विल डिक्टेट हमारी आपके साथ कैसे होगी दोस्ती। और इनके साथ तो ठीक है, उन्होंने 2 दिन पहले बताया बॉटम लाइन ये है कि हम लोग बात टॉक एंड टेरर विल नॉट गो, वो तो खैर बहुत बड़ा जुमला बन गया है पूरे विश्व के अंदर में, और वो करता हुआ दिखाई देता है। देखिए, बिलावल साहब आज से करीब 15-20 दिन पहले एक कश्मीर के ऊपर में उनका एक बयान आया है, और बड़ा है, मेरे ख्याल से किसी चैनल ने नहीं। उन्होंने कहा वी फेल्ड, उन्होंने रियलाइज किया पाकिस्तान फेल्ड लिखा है वर्ड, वो नहीं गुणगान कर रहे हैं इन यूएन कि हम कश्मीर के मुद्दे को यूएन तक भी कोई उसको खरीदने वाला नहीं बचा। ये बिलावल भुट्टो साहब की ये बातें हैं, और उनको ये रियलाइजेशन हुआ। मगर ये रियलाइजेशन के बाद उनको, क्योंकि 34 साल के हैं, नवाबजादे साहब हैं किसी फैमिली, और मुझे बड़ा शर्म आता है, इन्होंने कहा कि उनकी फैमिली को देखो। अरे भाई, ये क्या ये राजवाड़ा है कि फैमिली के ऊपर में डिसाइड होगा कि कौन होंगे, कौन वहां का फॉरेन मिनिस्टर होगा? केवल ये जो डीप स्टेट जो फंक्शनिंग है पाकिस्तान की, और दीपक साहब इसको समझने की जरूरत है। ये नहीं कि 22 करोड़ पाकिस्तानी, उनको आप यदि करेंगे 1%, ये जो नवाबजादे हैं, ये नवाबजादे जिनको कुछ समझ ही नहीं है कि क्या करें, इनको यदि कह देता है चाइना कि तुम नहीं जाओगे अमेरिका, वहां पर डेमोक्रेसी की मीटिंग थी, समिट थी, और इनका हिम्मत नहीं होता है, उसको ये बाइकआउट कर जाता है। सही बात है। यही एससीओ में इनके डिफेंस मिनिस्टर को भी न्योता गया था, नहीं आए। सुने देखिए, हम डिबेट कर सकते हैं, मैं आपको जो मोटे तौर पर डिबेट करता हूं कि एससीओ है, एससीओ की समिट चल रही है और हम बिलावल की बात कर रहे हैं, उम्मीदें लगाएं। आपने बोला ना खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाए, मैं कहता खाली हाथ आए हैं और तमाचे लेकर जा रहे हैं। ये
देखिए 9 लोग हैं, 9 देश है इसके मेंबर और 3 ऑब्जर्वर है, 12 देश। सबके साथ बातचीत हो रही है, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये क्या लेके जाएंगे यहां से? ये ह्यूमिलेशन से वो लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब मैं जनरल साहब मैं आपको रोकता हूं, मैं आपको बिलावल भुट्टो का वो स्टेटमेंट दिखाता हूं। आपने बहुत मौजूद पॉइंट उठाया कि किन किन से मिलेंगे। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रॉब्लम है, ये बायलैटरल ना हो तो क्या वो चीन से मिलेंगे, विदेश मंत्री से, रशिया से मिलेंगे, उज्बेकिस्तान से मिलेंगे, या बाकी दो कजाकिस्तान से मिलेंगे? इनसे मिलेंगे क्या? सुनते हैं बिलावल भुट्टो ने क्या कहा अपने गोवा एंगेजमेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आखिर हम गोवा भारत पहुंचे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मौके पे। मेरा सबसे पहले मुलाकात रूस का वज़ीर ख़ारजा से होगा, फिर मैं उज़्बेकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा से मिलूँगा। उसके बाद हमारे सारे वज़ीर ख़ारजा जो मौजूद हैं उनके लिए खाना है जिसमें मैं जाऊँगा, 1-2 इंटरव्यूज़ करूँगा। वो आज का प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो 2 देशों के विदेश मंत्रियों से मिल रहे हैं, एक रूस से मिल रहे हैं और एक और उज्बेकिस्तान नाम लिया। क्या कहेंगे राजा साहब, क्या कहेंगे उनके इस एंगेजमेंट पे? और 1-2 इंटरव्यू दे दूंगा, खत्म, एससीओ खत्म, ड्यूटी खत्म। आपके चैनल पे बैठ के इसको बड़ी दुनिया देखती है जी। मैं तो बड़ी क्लियर आज आपको बताता हूँ कि देखें, हम जब भी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का नाम लेते हैं कि वो जो है वो नाना है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, लेकिन उस टाइम हम एक नाम भूल जाते हैं जो कि हाकिम अली जरदारी साहब का नाम है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनने से पहले भी मेंबर नेशनल असेंबली थे। एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस अजीम माँ के बेटे हैं कि जिन्होंने शहादत को गले से वो जो है ना खुली आंखों से लगाया, कि जिनको पता था कि मुझे लाइफ थ्रेट है, अगर मैं गई तो मुझे तमाम पाकिस्तान के इदारे जो है वो बार बार इंटीमेट कर रहे हैं कि आप पब्लिक गैदरिंग में ना जाएं, लेकिन इस अवाम की बेहतरी के लिए, मेरी बेहतरी के लिए, हर एक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो शहीद माँ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में बेनजीर भुट्टो शहीद का खून है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब मरते, और जिन्होंने पाकिस्तान जब मुश्किल तरीन हालात से गुजरा था तो उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, और जब वही आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर बने तो उन्होंने जो पावर है, अपनी पावर है, मैं सब समझ गया। बेनजीर साहब के साथ जो हुआ हमको बेहद दुख है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एक सवाल का जवाब दीजिए राजा अमर साहब, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। बताइए, जुल्फकार अली भुट्टो जी को फांसी पर क्यों लटका दिया गया? जरा मुझे ये भी समझा दीजिए। उनको फांसी पर क्यों लटका दिया, ये भी समझा दीजिए मुझे। और किसने लटकाया, क्यों लटकाया? जुल्फकार अली भुट्टो साहब को एक ऐसे काम की सजा दी गई, एक ऐसी चीज की, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जिस दिन कादियानियों को, अहमदियों को काफिर करार दिया था ना, उस दिन जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि आज मैं अपने डेथ वारंट्स पे साइन कर रहा हूँ। वो साइन वाकई उनके डेथ वारंट्स पे थे। उनको एक ऐसे केस की पादाश में, मैं बड़ा क्लियर होकर बता रहा हूँ, एक ऐसे केस में उनको फांसी पर लटकाया गया कि जो जुर्म उन्होंने, इतने महान आदमी और उनके देश ने उनको फांसी पर लटका दिया। बड़ा अच्छा देश है सर, बड़ा स्पेशल देश है। जी बिल्कुल जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी पे लटका दिया, और जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो कुर्बानियां हैं वो, ठीक है। मैं जफर इस्लाम साहब से सवाल पूछता हूँ। जफर इस्लाम साहब, ये बोलते हैं आपके यहाँ अल्पसंख्यक, आपके यहाँ अल्पसंख्यक, क्या इनके यहाँ के अल्पसंख्यकों की हालत इनको नहीं पता? और मुझे बताइए, ऐसी कैसी डेमोक्रेसी है? हमारे यहाँ कोई सरकार बनती है, चुनती है, वो गद्दी छोड़ता है और विपक्ष के तौर पर काम करता है, 5 साल करे, 10 साल करे, फिर वो सत्ता में आता है। हमारे यहाँ धुर विरोधी भी चुनाव जीतते हैं तो एक दूसरे के लिए गद्दी छोड़ते हैं। इनके यहाँ गद्दी छोड़ के जेल में जाते हैं या फिर ऊपर जाते हैं सीधे। ये क्या प्रजातंत्र है? देखिए, डेमोक्रेसी वर्ड जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए नहीं बना। और देखिए, अगर ये अगर हमसे जरा करना चाहे तो कौन रोक सकता है, लेकिन उसको भी लोग जानते हैं कि अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। आज हम तो बाहर से कह रहे हैं, देश के उनके बहुत सारे नेता हैं, लीडर्स हैं, उनके बारे में ज़रा देखिए, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, अपने मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अभी आरजू कह रही थी अपने मुल्क के बारे में, चाहे इमरान खान हो, चाहे और भी कई से। मैं कभी ट्विटर हैंडल अभी देख रहा था, हर लोग कहते हैं क्या क्या चीज़ कहते हैं अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, अपने मुल्क के बारे में क्या बोलते हैं। ये सारे लुटेरे हैं, जो भी अभी सरकार में उनके बारे में लोग कहते हैं लुटेरे हैं, ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले ताकतें हैं। हम भी तो ये कहते हैं भाई, तो आप दहशतगर्दी क्यों करते हैं? ये वो लोग हैं जो देखिए एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हमारे यहाँ अमन है, आप खून के प्यासे हैं।
आप अपने को मार रहे हैं। ये तो बेचारा, हमें तो अफसोस हो रहा है जरा सोच के कि वहाँ का जो एक माइनॉरिटी कैसा महसूस करता होगा, कि उस किस हालत में रहता, किस डर में रह रहा होगा। ये तो आपको खुद देखना चाहिए। भाई हम कुछ बोले तो समझ में आता है, आपके ट्विटर हैंडल पे देखते हैं जिस तरह से आता है, ऐसी ऐसी फोटो और ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं, उससे समझ में आता है कि पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में है और उसकी सिर्फ एक वजह है, वो है टेररिज्म। आपने टेररिज्म का दामन ऐसा थाम लिया है कि आप सिर्फ सोचते हैं कि खून खराबा से ही जो है देश चल सकता है, इसलिए कि उसमें आपको कुछ भीख मिल जाता है, कभी सऊदी अरब से ज़कात का पैसा मिल जाता है, कभी और मिडिल ईस्ट कंट्री से ज़कात का पैसा मिलता है, और उसी में आर्मी आपकी खुश रहती है ज़कात के पैसे। आप मुस्लिम हैं, मैं तो मुस्लिम हूँ, मुझे मालूम है ज़कात के पैसे किसको खिलाया जाता है, जो गरीब गुरबा, जिसका कोई पूछना पुरसा हाल नहीं हो। और पाकिस्तान उसी तरह से सऊदी अरब और मिडिल ईस्टर्न कंट्री में आता है कि गरीब गुरबा जिसका कोई पुरसा हाल नहीं हो, उस कैटेगरी में आप आते हैं और आप खुश होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन हकीकत तो यह है कि आज आपको पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर में इंडिया में ज़मीन पे जो आके बैठे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि SCO समिट थी। SCO समिट नहीं रहती तो उनके लिए वेलकम बिल्कुल नहीं है। मैं आपको साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, नो, वी विल नेवर वेलकम हिम, बिकॉज उनके सारे स्टेटमेंट्स मुझे याद है और जिस तरह से उन्होंने देश के खिलाफ हमारे स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन आज SCO समिट एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत सारे मुल्क जो है, ममालिक जो है उसके मेंबर है, और एक जो वो उसका एजेंडा है, उस एजेंडा को हम परसू कर रहे हैं। आज देखिए ना, भारत कहाँ आगे बढ़ रहा है। आप खुद नहीं भारत के बारे में सोचते हो तो आपको कैसा लगता हो, काश मेरा इंडियन पासपोर्ट होता। आज पाकिस्तानी को कैसा लगता है। मैं आपको बुरा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक आईना दिखा रहा हूँ जो आरजू ने भी दिखाया आपको। लेकिन चूंकि एक महिला, एक खातून होकर उसने दिखाया तो आपको उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन अगर दुनिया बोलती है उसको नहीं मानेंगे, लेकिन अपनी एक खातून आपके घर से बोल रही है, उसकी बात तो मान लीजिए। तो पढ़ी लिखी शरीफ लग रही है। आप तो कहीं भी लुटेरे टाइप के, आप तो लुटेरे पार्टी के मेंबर है। नहीं, लुटेरे और ये नहीं, लुटेरे पुटेरे पार्टी के आप मेंबर हैं। आप वो एक शरीफ खातून है, उसकी बात सुन लीजिए। वो बता रही है कि यहाँ पर दहशतगर्दी है, यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ गलत इख्तियार किया जाता है। ठीक है, अरे भाई ये सब जफर, मेरे पास एक बहुत सीरियस सवाल है, एक बहुत सीरियस सवाल है। IMF ने अभी तक आपको नई किस्तें दी, राजा साहब सुन लीजिए। IMF ने आपको अभी तक नई किस्त नहीं दी जिसकी आपको जरूरत है, और अब आप ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं कर्जे के कि आप एक को लेके दूसरे को दे भी नहीं सकते हैं। आपकी हालत ये हो गई है, ऑनेस्टली आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जकात कहीं कैसे आ जाता है तो आपके दिन गुजर रहे हैं। अब मुझे बताइए आरजू, जो लोग ये कहते थे कि एक हाथ में कुरान ले जाइए, एक हाथ में एटम बम, और फिर बोलिए दो हमें, वो चल क्यों नहीं रहा सर? ये नायाब तरकीब कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में एटम बम, और जिस देश में जाएंगे वहां से पैसा मिलेगा, ये चल क्यों नहीं रहा अर्जु? देते हैं उनको, यहाँ भी कोई सीरियसली नहीं लेता तो आप भी मत लीजिए। लेकिन ये जरूर है कि भारत के 60 टर्म्स को बेहतर करना इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। और अगर हम IMF की और चाइना की, सऊदी अरब की, हर एक की टर्म्स को या कंडीशंस को मान सकते हैं और बात कर सकते हैं तो भारत से क्यों नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की हरगिज़ वो हालत नहीं है कि हम अपनी शर्तें सामने रख सकें। इस वक्त जो हालत है हमें खुद भी पता है और सारी दुनिया को पता है, इस वक्त भलाई इसी में है कि भारत के 7 टर्म्स को बेहतर किया जाए, ट्रेड खोलें और जो कंडीशन अपनी है उसको एक्सेप्ट करें, तब ही आगे बढ़ पाएंगे। IMF हमें लोन नहीं दे रहा, बहुत अच्छा कर रहा है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ IMF को कि वो लोन नहीं दे रहा, उसको हम नहीं कर पाएंगे ट्रेड आपके साथ, नहीं कर पाएंगे ट्रेड आरजू जी, ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अपनी हालत की है, कह रहे हैं जफर भाई, कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे आपके साथ, साफ कह रहे हैं जफर भाई। नहीं, ये आप देखिए नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं, एक एज मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, नहीं मैं पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हम टेरर के साथ नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी मजबूरी है। हम टेररिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं, हम हर प्लेटफॉर्म से टेररिज्म के खात्मे की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपना नेबर भी टेररिज्म को खात्मा करें, हम दिल से लगा लेंगे आपको, लेकिन टेररिज्म के साथ नहीं लगा सकते, ये मजबूरी हमारी। यहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं, कैनॉट गो हैंड इन हैंड। सर जस्ट गिव मी 1 मिनट सर, यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं और गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान और कई जगह पर इसी टेररिज्म को रोकने के लिए ऑपरेशंस कर रही है, रातों रात ये। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आपकी सरकार, आपकी लुटेरी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के,
नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो सरकार ना मानती हो, अभी मैंने देखा किसी ट्विटर हैंडल पे कि सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। ये सरकार है आपकी, बताइए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो वर्डिक्ट है उसको ऐसे मुल्क में उसको माना नहीं जा रहा है, तो क्या आप इसको समझ सकते हैं कि वहां डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है? ऐसे लुटेरे लोग रह रहे, जैसे लूटपाट होता था पुराने जमाने में, कहावत थी, वैसे आज पाकिस्तान में है। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं हैदर हयात साहब के पास। हैदर हयात साहब आरजू कह रही है, उन्होंने मान लिया कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है और ये पाकिस्तान के भले के लिए है। चीन आपसे शर्तें बनवा रहा है, IMF आपसे शर्तें बनवा रहा है, अमेरिका आपसे शर्तें बना रहा है, ना तो आपके पास देने के लिए है, ना हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं। अब मुझे आप बताइए गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, ये भी समझा दीजिए हैदर हयात साहब। और वो जो लोग, मार्जू ने तो मजाक में उस बात को उड़ा दिया, वो लोग जो पाकिस्तान में कहते थे पाव किलो के बम है हमारे पास, कहीं भी गिरा देंगे, एक हाथ में बम रखेंगे, एक हाथ में कुरान, किसी से भीख मांग लेंगे, जकात ले लेंगे, हर कोई देगा, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में जो है हमारे पास एटम बम है। बताइए हैदर हयात साहब, ये टेक्निक चल क्यों नहीं रही पाकिस्तान? पहली चीज तो ये कि जहां तक बात है ना डिक्टेशंस की, इसमें कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान के मौशी हालात ठीक नहीं है। IMF ने पाकिस्तान को जो डिक्टेट किया या पाकिस्तान के सामने जो टर्म्स रखी, पाकिस्तान में मजबूरन उन टर्म्स को ऊपर अमल दरामद किया। जहां तक बात है इंडिया से कुछ लेन देन की, इंडिया के साथ हमारे जो मामलात हैं, हमारी ख्वाहिश हो या ना हो अच्छे ताल्लुकात की, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर एक बड़ी चीज है इमोशनल सेंटिमेंट। आप लोगों का भी जुड़ा होगा, हमारा भी जुड़ा हुआ है। हम किसी भी तरह इंडिया के साथ इंडिया की टर्म्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, या कुछ लो और कुछ दो की जो पॉलिसी है ना, उसको वो हमारे लिए मैटर नहीं करती कि जब इंडिया से बात हो रही है इंडिया को क्या देना है, इंडिया से क्या लेना है। नहीं, इंडिया के साथ ऐसे बात नहीं होगी। इंडिया के साथ बात तब होगी जब हमारा दिल करेगा, या अगर इंडिया ये सोच रहा है तो पाकिस्तान भी तब बात करेगा जब पाकिस्तान का दिल करेगा। आपने गाना सुना ना, हिंदुस्तानी जरूर सुना होगा, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। तो आपको मोहब्बत आतंकवाद से है और अभी भी आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। आपने बोल दिया जब हमारा दिल करेगा बात करेंगे। ठीक है साहब, हमको भी नहीं करनी, मतलब सीरियसनेस। आर्ग्यू क्या कहेंगे बताइए, इनका दिल नहीं कर रहा अभी बात करने का, मेरा दिल अभी डिबेट करने का नहीं हो रहा है, तो मैं ये डिबेट बंद कर देता हूँ। दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान का बात करने का, या बिलावल भुट्टो का दिल कहीं और लग गया है? नहीं, देखिए कंट्रीज इस तरह से नहीं चलती। इस वक्त भी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और इस वक्त भी बातचीत हो रही है, इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी आपको इंडिया में नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक मिनट आ रहा हूँ हैदर साहब, एक मिनट आ रहा हूँ। देखिए ऐसा तो इंडिविजुअल कोई कर सकता है कि जी मैंने नहीं बात करनी, मैंने कोई कारोबार नहीं करना। कंट्रीज इस तरह से नहीं चलती। पाकिस्तान ऐसे ही बात करता है। अर्जुन 30 साल से देख रहा हूँ, लाहौर बसवे में अटल जी के साथ था, मैं 30 साल से देख रहा हूँ आपको ऐसे ही करते हैं। हमारा दिल नहीं कर रहा भाई। दीपक जी, जो हमारी झूठी शान है ना, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जिस दिन हम सीधे हो जाएंगे उस दिन बात बढ़ेगी। और आप हो पाएंगे क्या? उम्मीद तो रखनी चाहिए। अच्छा, उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे कहावत है, मैं सुनाता हूं आपको, मैं उसमें पाकिस्तान की तुलना उससे बिल्कुल नहीं कर रहा। हमारे कहते हैं कि कुत्ते की दुम पाइप में 24 साल रख दो, सालों रख दो, निकलेगी तो टेढ़ी होके ही निकलेगी। मैं बिल्कुल पाकिस्तान की तुलना नहीं कर रहा हूं इस कहावत से। हैदर साहब अपनी बात कह दीजिए। ऐसे तो ना जी, दो चीजें, एक तो जाफर साहब ने बात की टेररिज्म से। जाफर साहब एक सेकंड जी, आपने बात की टेररिज्म को लेकर कि जी जब दहशतगर्दी खत्म होगी तो फिर बात होगी। देखिए उसके लिए आपको अपने वजारत उज़्मा पर मनसब पर जो फाइज शख्स है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं मुख्तसरन सिर्फ बात करूंगा, कुछ लोग यहाँ पर बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं नाम लिए बगैर सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। हमें इंडिया के साथ इंडिया की टर्म्स और इंडिया की कंडीशंस पर बातचीत नहीं करनी। हमें हर तरह की चीजें एक्सेप्ट करने को तैयार हैं हम। जिस तरह भुट्टो साहब ने भी कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम बनाया। हम विदाउट सपोर्ट ऑफ इंडिया। आजू कह रही है हैदर साहब घास ही खा रहे हैं आप लोग। एक मिनट हैदर और आजू आमने सामने कर दीजिए, बाकी सब लोगों को देखने दीजिए। आजू जवाब दे दीजिए हैदर साहब का। भाई हम नहीं करेंगे, हम घास की रोटी खा लेंगे, बम बनाएंगे एटम बम। भुट्टो साहब ने कहा था। कोई तोहमत नहीं लगा रही, मैं सच बोल रही हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप बोलिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सच बोलने को अगर आप तोहमत लगाना कहते हैं तो सही है, मुझे कबूल है ऐसी तोहमत। जो सच हमारे मुल्क को बचा सके, जो सच हमें सीधा कर सके, वो बेहतर है। मैं हरगिज झूठ नहीं बोल रही हूँ।
और यही बात है, और आप लोगों को ये बात माननी पड़ेगी। हैदर साहब जवाब है, तोहमत नहीं लगा रही, सच बोल रही है वो। हैदर साहब बताइए, जवाब दीजिए। आप झूठी शान के चक्कर में मरे जा रहे हैं हैदर साहब, ये कहना है आरजू आदमी का। कम से कम इन्होंने एक्नॉलेज किया, एक बार इनके लिए ताली बजाइए कि आपके भाइयों की गलती। बिल्कुल जबर भाई, ताली बजा रहे हैं हम आरजू के लिए, उसने सच एक्सेप्ट किया। इसलिए मैंने कहा था कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरजू को मर जाना चाहिए, ये ऐसा कह रहे हैं आप टीवी डिबेट में? ये आप सोच सकते हैं, मैंने तो एक शेर जो है वो पढ़ के सुनाया है, जो अपने ऊपर इसको ले ले, उसके बारे में वो सोच ले अपने हिसाब से। आरजू क्या कहेंगे आप हैदर साहब को? उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने वही बात की है। और एटम बम बना के बिल्कुल आज हम घास ही खा रहे हैं, बल्कि शायद घास भी नहीं मिल रही है और उसी के ऊपर अकड़े चले जा रहे हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि इकोनॉमी पे, एजुकेशन पे तवज्जो दें, भारत से कुछ सीख ही लें। दुश्मन कहते हैं तो दुश्मन सही, लेकिन दुश्मन से कुछ सीख लें ताकि मुल्क की कोई हालत हो। आरजू, हमने भारत से कुछ सीखा नहीं, शुक्र करें हमने भारत से कुछ सीखा नहीं। वहां पर वजारत उज़्मा के मनसब पर जो शख्स फाइज है, उसकी हिस्ट्री आपके सामने है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप उसके बारे में भी कुछ बोला करें। आपका यूट्यूब चैनल, आपका ट्विटर लोग फॉलो करते हैं, आप उसके ऊपर भी बात करें। मसला ये आप वन साइडेड वर्जन देती हैं, वो किस लिए देती हैं वो मुझे पता है। आपका वन साइडेड वर्जन किस लिए होता है मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो सच बोलती हैं, आप गुजरात मैसेकर का सच भी बोलेंगी अपने ट्विटर पर, आप गुजरात मैसेकर का सच अपने यूट्यूब चैनल पर भी बोलेंगे, और यहाँ पर दीपक के प्रोग्राम में बैठकर भी आप बात करेंगे कि कौन था जो गुजरात मैसेकर का मास्टरमाइंड था, जो जिसके बाद दुनिया। आप ये नहीं कह सकते हैदर आयात साहब, दुनिया की हर कोर्ट, हर तरह की कोर्ट में एक उंगली भी नहीं उठी है, हर तरफ की कोर्ट में। आपकी सरकारें कोर्ट को नहीं मानती है, आपकी सरकारें ना कोर्ट को नहीं मानती है, हमारे यहाँ तो कोर्ट को माना जाता है ना हैदर साहब। बड़ी साफ बात है, बड़ी साफ बात है। आरजू कुछ कहना चाह रही है? मैं ये जरूर बिल्कुल इस पे भी बात करूंगी, और उसके बाद के मैं अपने बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे इस बारे में भी बात करूंगी कि किस तरह की एलिगेशंस लगी हैं नरेंद्र मोदी जी पे। और उसके बाद ये भी कि कौन कौन सी इस्लामिक कंट्रीज है जिन्होंने उनको अवार्ड्स दिए हैं, जिसमें सऊदी अरब सबसे पहले है, और सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स और हर तरह के अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए सर। अपने घर की गंदगी को साफ करेंगे तभी पाकिस्तान ठीक होगा। हम पाकिस्तान में रहते हैं सर, हम यहाँ से भाग के कहीं नहीं गए, हम इधर ही बैठे हुए हैं। इस्लामिक कंट्रीज के साथ देखिए किसने किसको क्या अवार्ड दिए, मैंने तो ये बात नहीं की। जरा दीपक भाई 10 सेकंड, एक मिनट आ रहा हूँ जफर भाई, रुक जाइए, इन दोनों को आपस में थोड़ा बातचीत कर लेने दीजिए। इट्स ओके, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान झूठी शान में आप बताएं आप किस तरफ जा रहे हैं। 10 सेकंड, मैं अगर सच बोलूं, ये वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, आप खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं या कर चुके हैं? ना दीपक जी, खुदकुशी वैसी हराम है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ना खुदकुशी की तरफ गए हैं ना करेंगे इंशाल्लाह। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, हालात ठीक नहीं है, लेकिन मैं नाउमीद नहीं हूँ। इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे, लेकिन उसके लिए किसी की झूठी तारीफ करने की या किसी की गलत पॉलिसीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ मकासद को हासिल करने के लिए मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं कर सकता। अच्छा, तो आप किसकी तारीफ करेंगे? बिलावल भुट्टो साहब जो अच्छा करेगा, बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर है भुट्टो साहब, बहुत अच्छे। क्या बिलावल भुट्टो साहब एस जयशंकर साहब के इंटर्न रहने के भी काबिल है? जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, बिलावल भुट्टो, जयशंकर साहब को हम इंटर्न ना रखे यहाँ पे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? कसम से क्या बात कर रहे हैं? क्या झूठी शान, क्या झूठी शान है हैदर साहब, क्या झूठी शान है। काबिलियत के पैमाने तो मुझे बड़ा पता है। यहाँ पर तो आपके सबसे बड़े सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है, आपका जो वजीर आजम है, वो किसी का इंटर्न करने के काबिल नहीं है। बहरहाल आप लोगों ने बिठाया हुआ है। मैं जरा जवाब दे दो, जरा जवाब दो। ठीक है, जबरदस्त जवाब दे दीजिए। हम लोग यहाँ पर अपने इन मंसूबों पर उन्हीं लोगों को। अच्छा सुन लीजिए, बीच में इनका आवाज, आपका वक्त खत्म हो गया। हैदर साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं आरजू काज़मी जी जो है उनको मैं बधाई देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने आप जैसे दहशतगर्द को पसंद करने वाले लोगों की आंखें खोलने की कोशिश की। एक औरत होने के नजरिए से मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सही समझा, घर बिगड़ रहा है, घरें उजड़ रही है,
उजड़ रहे हैं और वो देख रही है, एक औरत है, वो अपने आप को आप नहीं, वो औरत ने आपको एक औरत ने आपको आईना दिखाया कि आप सुधरिए। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनमें बहुत हिम्मत है। उनको अपने जान में खतरा हो जाएगा, आप दुश्मन हो जाएंगे उनके, लेकिन नहीं, अरे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बीच में टू करने से आपकी कोई हैसियत नहीं बढ़ जाती है। जरा सुन लीजिए, बीच में कुछ नहीं बोला, प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं हैदर साहब। मैं तो आपको सुन रहा था, मैं आपको ही जवाब दे रहा है, मैं आपको सुन के बोल रहा हूं, मैं तो कुछ बीच में आपको टोका नहीं। आप कुछ परेशान हो जाते हैं, मैंने तो तारीफ की, आपकी भी तारीफ करते हैं। आप कहते हैं कि दहशतगर्दी है, ये हकीकत एक ट्यूमर है, जो ट्यूमर है उसको आइडेंटिफाई किया है, उस ट्यूमर का इलाज करना है। तो मैं अच्छा कहता कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, एटलीस्ट यू आर मेकिंग सेंस व्हाइल स्पीकिंग। बट आप अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी लाइन ले रहे हैं जो ट्यूमर को इग्नोर कर रहे हैं। ट्यूमर तो इवेंचुअली क्या होता है, आपको कैंसरस ट्यूमर होता है, आप 2 दिन के बाद उसको हाथ जो पाकिस्तान की हालत है, वो कैंसर का ट्यूमर का जो आखिर हालात जो होते हैं वही आता है, कैसा आदमी कैसा जिस्म कैसा हो जाता है, वैसे पाकिस्तान का हाल है। आरजू जी ने आपको एक आईना दिखाया, आपके जो 2 दहशतगर्दी के समर्थन वाले भाई भाग गए, आप ही कम से कम ये बेड़ा उठाइए, देश में फैलाइए कि भाई एक महिला इस तरह की बातें कर रही है, मतलब घर उजड़ रहे हैं दहशतगर्दी की वजह से। हम टेररिज्म को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? अरे अमन से रहिए ना, पढ़ लिख के लोगों बच्चों को पढ़ाइए, मदरसा में खाली भेजते हमें पता है कि टीटीपी को फंड कौन कर रहा है, अरे भाई दहशत हमें पता है कि अरे हमें छोड़िए ना, अब अपने देश में ट्विटर हैंडल अपने लीडर्स का देखिए। हैदर साहब सुनिए ना, बनाना मैं आपको हमारे यहाँ के बहुत इनकलाबी कवि हैं। हैदर साहब सुनिए ना, एक कविता सुनाता हूँ आपको। दुष्यंत कुमार हमारे यहाँ के बड़े इनकलाबी कवि और उसी राज्य से आते हैं देश में जहां से मैं आता हूँ, मध्य प्रदेश। दुष्यंत कुमार जी, उन्होंने क्या लिखा है? तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है ये कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, फिर भी कमाल है तुम्हें यकीन नहीं। ये पाकिस्तान के लिए लिखा उन्होंने 50 साल पहले। दीपक साहब, मैं जरा डॉक्टर साहब जो कुछ बातें कर रहे थे, मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए सर। आपको यकीन है कि आपके पांव के नीचे से जमीन निकल गई है? आरजू से पूछे, आरजू क्या कहेंगे? आपकी बात का ताल्लुक है ना, देखिए जहां तक आपकी आरजू से सुन लेते हैं। आरजू, कैसी लगी आपको मेरी कविता? दुष्यंत कुमार जी ने लिखी है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। देखें, जमीन निकल नहीं गई है, लेकिन अभी जरूरत इसी बात की है कि उसको निकलने ना दिया जाए, उसके ऊपर सीरियसली काम करें। सब कंट्रीज के साथ टर्म्स पाकिस्तान को बेहतर करने होंगे, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, सबके साथ तभी बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, वरना फिर इससे भी बुरे हालात हो सकते हैं। तो इस वक्त जरूरत इसी बात की है कि वेलकम किया जाए इस बात को कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए हैं और ऐसे इस किस्म के विजिट्स होते रहने चाहिए। गोवा में उनका स्वागत भी हो गया है, वो बात कर रहे हैं मैं डिनर खाऊंगा रात में मंत्रियों के साथ। अच्छा डिनर, अच्छी बात है, शानदार खाना होता है भारत का, आप भी जानती है। अच्छी बात है सर, बिल्कुल अच्छी बात है और आगे बढ़ना चाहिए इन चीजों को लेकर। और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में जिस बात के लिए फेमस है, गोवा उसके लिए फेमस है, आप ये भी जानती है। वो तो उनकी पार्टी के लोग बता सकते। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा आरजू, मैं यहीं पर रुकूंगा, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे जब मौका होगा। हमारे तमाम मेहमानों से बात होगी, लेकिन चलते चलते मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, आप प्लीज वो गाना सुनिएगा। आज सब लोग खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे।